लघुसिद्धान्तकौमुद्याः यत् प्रथमं प्रकरणम् आसीत् संज्ञाप्रकरणं तस्य अस्माभिः अध्ययनं कृतम्। इदानीं यत् द्वितीयं प्रकरणं वर्तते सन्धिप्रकरणं, तत्र सन्धयः पञ्च सन्ति इति प्रसिद्धमेव वर्तते। तेषु पञ्चसु सन्धिषु मध्ये प्रथमा सन्धिः वर्तते अच् सन्धिः। तर्हि अद्य अस्माभिः अच् सन्धिरेव पाठ्यते। पश्यन्तु, अच् सन्धि, ये अच् सन्धि, यहाँ सन्धि प्रकरण है। गुलाल मत करिए, बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब हो रहा है। तो अच् सन्धि प्रकरण हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अच् सन्धि में देखिए यहाँ पर बहुत सारा विचार है। अच् सन्धि शब्द कैसे बना, इसको लेकर यहाँ पर अचाम संधि इति अच् सन्धि, ऐसा जो है समास हुआ है। अच वर्णों की संधि। संधि का तात्पर्य है वर्णों के मिल जाने से कुछ अलग एक नया वर्ण हो जाए। संधि मतलब मेल। जो राजाओं का युद्ध होता है, आपस में मित्रता हो गई, तो कहते हैं कि राजाओं ने क्या कर दी, संधि कर दी। संधि कर दी। तो संधि मतलब मिल जाना। तो जहाँ अच वर्ण परस्पर मिलते हैं उनको वहां पर क्या कहते हैं, अच् सन्धि कहते हैं। जैसे देखिए आ है, उससे पर में ई है, ये दोनों अच् है कि नहीं है। ये दोनों जब मिल जाते हैं तो ए बन जाता है। तो अचों के बीच में जो संधि कार्य होना है उसको हम अच् संधि कहेंगे। और इस अच् संधि शब्द में अचाम संधि, अच् संधि, इस प्रकार षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। अच में जो चकार है वह पदांत चकार है, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण के अनुसार। अतः पदांत भूत चकार को चो इस सूत्र के द्वारा उत्पत्त होकर के अच् संधि ऐसा लिखना चाहिए था। अच् संधि कैसे लिखा, ये यहाँ पर प्रश्न उपस्थित होता है। तथा चकार है, उसके बाद में सकार है। तो एक सूत्र आप पढ़े होंगे, स्तोश्चुनाश्चु कहता है तवर्ग और सकार का यदि चवर्ग या सकार के साथ योग रहे तो शुद्ध हो जाता है। तो यहाँ ये जो दंत सकार दिख रहा है उसका चवर्ग के साथ योग है, संबंध है। अतः स्तोश्चुनाश्चु सूत्र के द्वारा सकार को शुद्ध की प्राप्ति। बात सुन रही, स्तोश्चुनाश्चु से सकार को शुद्ध प्राप्त है। तथा चकार को चोह इस सूत्र के द्वारा पदांत भूत चकार होने से चुत्त की प्राप्ति। तो ये सब एक बड़ा सा विचार है कि चुत्त क्यों नहीं हुआ, कुत्त क्यों नहीं हुआ, ये सब जो है विचार यहाँ पर किया गया। इस सब की चर्चा हम अंतिम में करेंगे। यहाँ पर हम क्योंकि थोड़ा सा कठिनाई भी होगी यदि आपकी संधि में प्रवेश नहीं है, तो ये जब अंतिम हम पढ़ेंगे इति अच् संधि, इत्यच् संधि जहाँ लिखा होगा वहां पर ये हम विचार करेंगे कि आखिर कुत्त क्यों नहीं हुआ और शुद्ध क्यों नहीं हुआ। ये सब चर्चा वहां किया जाएगा। सबसे पहले सूत्र आ रहा है अच् संधि में इको यणचि। इको यणचि यह विधि सूत्र है। कैसा सूत्र है, विधि सूत्र है। विधि किसको कहते हैं, तो विधि उसको कहा जाता है जो पहले से ज्ञात ना रहे और उसका विधान किया जाए। अज्ञात का जहां विधान होता है उसको क्या कहते हैं, विधि कहते हैं। विधि कहते हैं। दुनिया में किसी भी सामान्य बात से ये ज्ञात नहीं होती है कि स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी। उसको बताता है वेद, स्वर्ग कामो यजेत। तो इस स्वर्ग कामो यजेत इस वेद वचन के द्वारा स्वर्ग रूपी फल को उद्देश्य करके याग का विधान किया जाता है।
अतः स्वर्ग कामो यजेत, ये क्या कहलाएगी? विधि। अपूर्व का जो बोध कराए उसको क्या कहते हैं? विधि। इस सूत्र से पहले ये नहीं ज्ञात था कि हमको एक के स्थान में यण कैसे करना है। ये अपूर्व का बोधक है, पहले किसी ने नहीं बताया था, ऐसे का बोधक है, इसलिए क्या कहलाएगा? विधि कहलाएगा। विधि का लक्षण है अपूर्व बोधकत्वम विधित्वम। अपूर्व का बोध कराए मतलब पहले से जो ज्ञात ना रहे, उस सर्वथा अज्ञात का यदि ज्ञान कराता है तो उसको क्या कहते हैं? विधि। विधि कहते हैं। अपूर्व बोधकत्वम विधित्वम। तो एक ऐसा सूत्र है विधि सूत्र। विधि सूत्र का ये तो हमने विधि के बारे में बताया कि विधि का ये स्वभाव, कोई भी विधि हो, विधि का ये स्वभाव है जो पहले से ज्ञात नहीं है उसका विधान करना। कहीं पर भोजन करना चाहिए ऐसा विधान नहीं लिखा रहता है, क्योंकि भोजन पहले से हमको ज्ञात है, जन्म जन्मांतरों से भोजन करने का अभ्यास है, तो व्यक्ति भोजन करता है, कहीं उसका विधान नहीं। लेकिन पढ़ने का विधान है कि नहीं है? क्योंकि अन्य जन्मों में मनुष्य जन्म से अतिरिक्त जन्म में पढ़ने का संस्कार नहीं रहता, तो उसके लिए विधान किया जाता। और भी बहुत सारे कार्य के लिए जगह जगह नियम बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो पहले से हमको ज्ञात नहीं। तो अज्ञात का जो ज्ञान कराता है उसी को क्या कहते हैं जी? विधि कहते हैं। और ये इकोएनर्जी सूत्र भी कैसा सूत्र है? विधि सूत्र। विधि सूत्र का एक लक्षण लिख लीजिए। लक्षण जैसे हमने संज्ञा सूत्र का एक लक्षण बताया था। क्या लक्षण बताया था? संज्ञा संज्ञीबोधकत्वम संज्ञा सूत्रत्वम। तदवत ये विधि का लक्षण लिखिए। लक्ष्य संस्कारक लक्ष्य संस्कारक बोध जनकत्वम। साक्षात का भी निवेश कर लीजिए शुरू में। साक्षात लक्ष्य संस्कारक बोध जनकत्वम विधि सूत्रत्वम। साक्षात लक्ष्य संस्कारक बोध जनकत्वम। सब लोग लिख लीजिए, जिसको याद ना रहे कथा सुनने मत आइए, बैठे हैं बस सुन करके चले जाएंगे। जो यत् पठितम तत् गुरुवे समर्पितम, ऐसे मत करिए। लक्ष्य हम लिख देते हैं। साक्षाल लक्ष्य संस्कारक बोध जनकत्वम विधि सूत्रत्वम। लक्ष्य का मतलब यहाँ पर शब्द रूपी लक्ष्य लेना है। तो किसी शब्द को जो संस्कारित करे ऐसा जो ज्ञान, बोध मतलब ज्ञान। कोई हम वाक्य बोलते हैं, उस वाक्य से जो अर्थ का ज्ञान होता है उसी को हम क्या कहते हैं? बोध कहते हैं। समझा गया? अर्थ बोध। तो ऐसा बोध लेना है, ऐसा ज्ञान लेना है जो क्या करे? साक्षात लक्ष्य का संस्कार कर दे। हम लोग व्याकरण पढ़ने आए हैं। व्याकरण का नाम है शब्द शास्त्र। क्या नाम है? शब्द शास्त्र। व्याकरण को शब्द शास्त्र क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शब्दों का ज्ञान कराता है। कौन शब्द कैसे बनेगा, उसमें क्या प्रकृति है, क्या प्रत्यय है, किस शास्त्र से पता चलता है? शब्द शास्त्र से पता चलता है। अभी तक आप संज्ञा प्रकरण पढ़ गए, किसी भी शब्द का संस्कार हुआ? किसी भी शब्द का ज्ञान हुआ कि ये शब्द ऐसे बनता है? नहीं। तो वे यद्यपि लक्ष्य के संस्कारक हैं, शब्द रूपी लक्ष्य के संस्कारक हैं, लेकिन साक्षात किसी शब्द को अभी तक के सूत्रों ने नहीं बताया कि ये शब्द ऐसे बनता है। तो साक्षात लक्ष्य संस्कारक नहीं। लेकिन ये इकोएनर्जी जो शास्त्र है वो साक्षात लक्ष्य का संस्कार करेगा कि के स्थान में यण होता है। इसके होने के बाद
जैसे 8 गुणा को समझ लीजिए, इसमें तो कई सारे सूत्र की आवश्यकता है, तो 8 गुणा से गुण करना है आ ई परे रहे। अब गुण करना है तो केवल 8 गुणा ने गुण करके उपेंद्र शब्द बना दिया। उपेंद्र शब्द का संस्कार कर दिया कि नहीं? यहाँ उप था और ये इंद्र, इन दोनों शब्दों को संस्कार करके क्या बना देता है? उपेंद्र। इसको किसी और सूत्र की आवश्यकता पड़ी? साक्षात एक ही सूत्र जो है लक्ष्य को संस्कारित करने में समर्थ है। तो आत्मगुणः ने वस्तुतः संस्कार नहीं किया, आत्मगुणः शब्द पढ़ा रहे। आत्मगुणः तो अनादिकाल से, मतलब बहुत दिन से पाणिनि जी ने लिख करके गए हैं, लेकिन आपको उससे शब्द के संस्कार का ज्ञान हो रहा है? नहीं हो रहा, अथवा नहीं पढ़े थे तब तक नहीं हो रहा। लेकिन जब आत्मगुणः आपने सुना, उसको अपने गुरुजनों से पढ़ा, उसके अर्थ को समझा, तब कहीं जाकर के आप गुण करते हैं कि नहीं? डायरेक्ट गुण नहीं करते हैं। पहले आत्मगुणः को आपने पढ़ा, उसके अर्थ को समझा, फिर उस अर्थ के अनुसार जो कहता है अच अवर्ण से अच परे रहते, पूर्व और पर के स्थान में गुण होना। ये जो सूत्र के द्वारा आपको बोध हुआ, ये क्या है? आत्मगुणः सूत्र से होने वाला ये बोध है। तो बोध हुआ, इस बोध के बाद कहीं जाकर के लक्ष्य का संस्कार होता है। तो बोध को उत्पन्न किसने किया? आत्मगुणः ने किया कि नहीं? अवर्ण से अच परे रहते, पूर्व और पर के स्थान में गुण एकादेश होता है। इस प्रकार का बोध कौन उत्पन्न कर रहा है? आत्मगुणः कर रहा है। आत्मगुणः क्या कहलाएगा? उस बोध का जनक कहलाएगा। बात सुना गई? अवर्ण से अच परे रहते, पूर्व पर के स्थान में गुण एकादेश होता है। एक बोध हुआ, जब तक ये बोध नहीं था तब तक लक्ष्य का संस्कार नहीं हो सकता। इस बोध को किसने उत्पन्न किया? आत्मगुणः। तो बोध लक्ष्य संस्कारक कौन है? बोध। ठीक से समझिएगा लक्षण। हम चाहते हैं केवल आप रटिए मत, उसको आप समझिए जो आप क्या लिख रहे हैं, क्या आप पढ़ रहे हैं। तो लक्ष्य है उपेंद्र। लक्ष्य क्या है? ये उपेंद्र लक्ष्य है, उप इंद्रिय स्थिति, उपेंद्र लक्ष्य। उस लक्ष्य को संस्कारित करने वाला, संस्कारक मतलब संस्कारित करने वाला, संस्करोति असौ संस्कारकः, जो संस्कारित करे उसको क्या कहते हैं? संस्कारक। तो उप इंद्र इस प्रकार व्यस्त प्रयोग था, अलग अलग था, उसको एक संस्कारित करके उपेंद्र बना दिया। आत्मगुणः बनाता है कि? तो लक्ष्य संस्कारक कौन है वस्तुतः? बोध। अवर्ण से अच परे रहते, पूर्व पर के स्थान में गुण एकादेश होता है। इस प्रकार का बोध ही आज उपेंद्र इस लक्ष्य को संस्कारित किया है। बोध नहीं था तब तक आप उससे गुण नहीं कर सकते। तो लक्ष्य संस्कारक क्या है? बोध। उस बोध का जनक कौन है? आत्मगुणः। ये सूत्र। तो जहां जहां भी ये लक्षण जाएगा, लक्ष्य संस्कारक बोध जनकत्वम, उस सारे सूत्र को हम क्या कहेंगे जी? विधि सूत्र। आत्मगुणः में घट गया कि नहीं? लक्ष्य है उपेंद्र, उसको संस्कारित करने वाला जो बोध, बोध मतलब ज्ञान, वो कौन सा है? अवर्ण से अच परे रहते, पूर्व पर के स्थान में गुण एकादेश होता है। ये बोध, उस बोध का जनक है कौन? आत्मगुणः। अतः आत्मगुणः सूत्र क्या है? विधि सूत्र। क्लियर हो गया? लक्ष्य साक्षात लक्ष्य परंपरा अन्य सूत्रों में भी है। अब अच का ज्ञान आदिरंतेन संहिता ही ने कराया है कि नहीं? उपेंद्र में जो अच है, अच परे रहते हैं, तो उसका ज्ञान तो आदिरंतेन से होता है। तो लक्ष्य का संस्कारक परंपरा साक्षात तो नहीं करा रहा है, लेकिन अच का ज्ञान जब तक वो नहीं कराएगा तब तक आत्मगुणः कुछ नहीं कर सकता। तो परंपरा सहायक क्या है? आत्मगुणः भी है कि नहीं है? लेकिन साक्षात इसीलिए हमने रखा। लक्ष्य संस्कारक तो संज्ञा सूत्र भी है, लक्ष्य संस्कारक तो परिभाषा सूत्र भी है, नियम सूत्र भी है। सारे सूत्र क्यों बनाए गए हैं? शब्दों के साधुत्व के लिए ही, लक्ष्य को संस्कारित करने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन वो साक्षात लक्ष्य को संस्कारित नहीं करते हैं। परंपरा वो सब जो है विधि सूत्र के उपकारक हो जाए। किसके उपकारक है? साक्षात ऐसा समझ लीजिए
कि एक राजा है। क्या है? राजा। एक राजा है, और राजा जो है कि बहुत सारे सेवक, तो सेवक का अपना कोई जो है कार्य नहीं रहता है, वो राजा के कार्य को ही करता है। सभी जो युद्ध करने जाते हैं राजा के सैनिक, वो अपने लिए युद्ध करते हैं क्या? जीत जाएंगे, हम शत्रुओं को मार देंगे तो हमको हम राजा बन जाएंगे अथवा हमको अपूर्व संपत्ति मिल जाएगी, ऐसी भावना रहती है। विजय किसको होती है? राजा। लेकिन ये सब क्या है? उसके सहायक। व्याकरण शास्त्र में राजा क्या है? विधि। व्याकरण शास्त्र में राजा क्या है? विधि। सारे सूत्र उसकी सहायता करते हैं। जैसे एक राजा है, मंत्री भी उसकी सहायता करता है, राजा है, सेवक भी उसकी सहायता करता है, राजा है, सैनिक भी उसकी सहायता करता है। तो जितने भी लोग हैं वे सब राजा का सहाय करते हैं। तद्वत हमारे 6 प्रकार के सूत्र व्याकरण में होते हैं। उन 6 प्रकार के सूत्रों में से राजा कौन है जी? विधि सूत्र जो है राजा स्थानापन्न है, और उसके सारे सूत्र जो है क्या करेंगे? सहायता करेंगे, उसके अर्थबोध में सहायता करेंगे। विधि सूत्र के अर्थबोध में सारे सूत्र, जैसे आज गुणा ही विधि सूत्र है, लेकिन उसका अर्थ समझना है तो अच को जानना होगा कि नहीं? अच को कौन बताएगा? आद्य सहता। तो इस प्रकार उस परंपरा विधि सूत्र के अर्थ में सहायक होने से तो लक्ष्य के संस्कारक भी हो गए कि नहीं? साक्षात विधि सूत्र का उपकार कर रहे हैं। अब विधि सूत्र लक्ष्य को संस्कारित करेगा तो साक्षात उसका भी उपकार क्लियर हो गए कि नहीं? तो इस प्रकार हमने विधि सूत्र का लक्षण सब याद कर लीजिएगा, इसको सबको कंठ होना चाहिए। तो साक्षात लक्ष्य संस्कार बोध जनकत्वम विधि सूत्र लक्ष्यम कह संस्करोति बोधः। लक्ष्य कह संस्करोति बोधः संस्करोति। तादृशं बोधं कह जनयति अथवा किम जनयति? विधि सूत्रमेव जनयति। बोध जनकत्। ठीक है? लक्ष्य संस्कारकः यः बोधः तादृशस्य बोधस्य जनकं यत् शास्त्रं भवति, यत् सूत्रं भवति, तत् सूत्रं व्याकरणे विधि सूत्रम कथ्यते। समझ आ गया? इको एणचि इति विधि सूत्रम। अब इसका हम लोग व्याख्यान करें। इको एणचि अस्मिन् सूत्रे 3 पदानि सन्ति। एकम् इकः इति पदम्, इदानीं विच्छेदः क्रियते। इकः इति एकं पदम्, यण इति अपरं पदम्, अचि इति अन्यत् पदम्। तर्हि इको एणचि इति सूत्रे कति पदानि सन्ति? 3 पदानि सन्ति। यहाँ इका ही रहता है। जो लोग पहले से सब पढ़े हैं वो समझ सकते हैं कि हसी चा एक सूत्र है, उससे विसर्ग को ही गुण हो करके ऊ हो करके गुण हो के इको बन गया। लेकिन उसका पूर्व अवस्था क्या है? इकहा। तो इकहा ये षष्ठी के एक वचन का रूप। कहाँ का रूप है? षष्ठी। इकहा इति षष्ठेक वचनांतम पदम। यण इति प्रथमैक वचनांतम पदम, और अचि इति सप्तम एक वचनांतम पदम। अच शब्द है, सप्तमी में गी प्रत्यय कर दिए, गी में ही बचा मिला दिए अचि। तो इकहा इति षष्ठेक वचनांतम पदम। ये पूरा तरीका ऐसे ही आपको अभ्यास करना है, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे हम क्या पढ़ा रहे हैं आगे का पाठ। अभी तो स्लो चल रहा है, आगे स्पीड में चलेगा। तो इकहा इति षष्ठेक वचनांतम पदम, यण इति प्रथमेक वचनांतम पदम, प्रथमैक वचनांतम पदम, अचि इति सप्तम्येक वचनांतम पदम। त्रिपदात्मकम इदम विधि शास्त्रम। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब इकहा में षष्ठी विभक्ति, षष्ठी का षष्ठी विभक्ति का अर्थ क्या होता है? संबंध। बहुत षष्ठी किस अर्थ में आती है? संबंध। संबंध अर्थ में आती है। षष्ठी का अर्थ क्या हो गया? संबंध। संबंध जो है बहुत सारे होते हैं। एक शतम षष्ठ्यर्थाः भाष्यकार क्या कहते हैं? एक शतम षष्ठ्यर्थाः। एक शतम मतलब 100। वस्तुतः ये तो उपलक्षण है, उससे भी अधिक संबंध है। एक शतम षष्ठ्यर्थाः
एक शतम षष्ठ्यर्था, ये उपलक्षण समझना चाहिए। शतोप्यधिकाः संबंधाः, 100 से भी अधिक संबंध होते हैं। जैसे हम बताते हैं 2-4 संबंध। अभी आप और आपके पिताजी के बीच में एक संबंध है कि नहीं, एक रिलेशन है कि नहीं है? वो क्या संबंध है? तो जन्य जनक भाव संबंध। पिताजी आपके जनक हैं, आप उनसे उत्पन्न हुए हैं, तो आप सब जन्य। तो दोनों के बीच का जो संबंध है उसको क्या कहेंगे? जन्य जनक भाव संबंध। आपका ये हाथ है, तो हाथ और हाथ नहीं है ना, हाथ कट जाता है फिर भी व्यक्ति तो रहता ही है। तो हाथ जो है व्यक्ति नहीं है, हाथ तो उसका अवयव है। तो हाँ, हम कहते हैं मम हस्ता, मम में षष्ठी बोले कि नहीं? षष्ठी का अर्थ संबंध, षष्ठी का अर्थ क्या संबंध है? क्या संबंध है? अवयव अवयवी भाव संबंध। हाथ हमारा अवयव, अवयव मतलब पार्ट, और हम जो उसके क्या हैं? अवयवी। तो दोनों के बीच का संबंध अवयव अवयवी भाव संबंध। इतना बात समझ। यहाँ पर षष्ठी है, इसका भी अर्थ क्या है? संबंध। लेकिन कौन सा संबंध इसका अर्थ है, ये समझ में आ रहा है? हम दृष्टांत से सुना। ये हमने राज्ञः शब्द का प्रयोग किया। राज्ञः यहाँ पर क्या व्यक्ति है? षष्ठी का अर्थ संबंध। लेकिन कौन सा संबंध है राज्ञः से? राज्ञः शब्द में आई हुई जो षष्ठी है, उस षष्ठी से कौन सा संबंध बताया जा रहा है? ये बात समझ में आ रही है? क्यों नहीं आ रही है? उसके लिए एक नियम। संबंध के दो संबंधी होते हैं। संबंध हमेशा दो के बीच में होता है। अकेला कोई व्यक्ति रहे और कहे हम संबंधी हैं, होगा? नहीं होगा। संबंध हमेशा दो में रहता है। संबंध का स्वभाव है कि दो में रहता है। जैसे अभी जन्य जनक भाव संबंध, वो दो में रह रहा है, पिता में भी रह रहा है, पुत्र में भी रह रहा है। तो दोनों के बीच का संबंध है जन्य जनक भाव संबंध। लेकिन वह संबंध ना तो पुत्र है ना पिता, दोनों से अलग है कि नहीं? हम अच्छा वो दूर की बात है। यहाँ देखो, ये हाथ हमारा दिखा, हमारा हाथ इस स्टैंड के ऊपर है कि नहीं? ये हाथ जो है इस स्टैंड में रखा हुआ है। तो हाथ और ये जो स्टैंड है, इसके बीच में एक संबंध है। क्या संबंध है? संयोग संबंध। क्योंकि ये भी द्रव्य है, हमारा हाथ भी द्रव्य है, और द्रव्यों के बीच का संबंध होता है संयोग। द्रव्य द्रव्ययोः संयोगः, एक नियम। द्रव्य द्रव्ययोः संयोगः। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ कोई भी कौन सा संबंध हो सकता है? संयोग ही संबंध हो सकता है। हाथ भी एक द्रव्य है, ये भी एक द्रव्य है, दोनों के बीच का संबंध है संयोग। अब ये संयोग हमारा हाथ है क्या? हाथ नहीं है संयोग, संबंध है, लेकिन वो संयोग रूपी जो संबंध है हमारा हाथ है क्या? वो स्टैंड है क्या? दोनों से विलक्षण है कि नहीं? दोनों में रह रहा है, इसमें भी संयोग है, हाथ में भी संयोग है। लेकिन वो संयोग क्या है? ना तो हाथ है और ना ही स्टैंड है। तो संबंध दो में रहता है, ये नियम जानिए। संबंध कितने में रहता है जी? दो में। कोई भी संबंध, हम कहे हम जो है आपके मित्र हैं, अब हम मित्र हैं, आप मित्र नहीं रहेंगे तो होगा? मित्र तो संबंध दोनों में रहे। अगर हम मित्र हैं तो आप भी हमारे मित्रत्व तो दोनों में रहे। तो संबंध का स्वभाव है कि कितने में रहता है? दो में रहता है। लेकिन वो दोनों से अलग रहता है। मित्रत्व जो है, ना तो हम मित्रत्व हैं ना ये मित्रत्व हैं, अपितु दोनों में रहने वाला एक धर्म है मित्रत्व। हमने यहाँ बताया ये स्टैंड और हाथ में संयोग है, एक संबंध है दोनों के बीच का, संयोग। द्रव्य द्रव्य द्रव्ययोः संयोगः है नियम के अनुसार। लेकिन भाई संयोग ना तो हमारा हाथ है ना ही वह स्टैंड है, दोनों से अलग, लेकिन तो ये दोनों संबंधी है। संयोग संबंध के संबंधी क्या हो गए? स्टैंड भी संबंधी है और हाथ भी संबंधी है। तो संबंधियों से भिन्न होता है, समझा गया? और स्टैंड संबंध, स्टैंड विशिष्टः हस्तः, स्टैंड से संयुक्त हाथ है, एक विशेष ज्ञान करा रहा है कि नहीं? ये भी हस्त है, लेकिन इसमें केवल हस्तः ज्ञान हो रहा है। इस हाथ में कैसा ज्ञान होगा? स्टैंड संयुक्तः हस्तः, एक विशेष ज्ञान है।
तो संयोग का स्वभाव आप जानिए, संबंध का एक स्वभाव जानिए। संबंध हमेशा क्या होता है? द्विष्ट होता है, दो में रहता है, और उसके दो संबंधी होंगे, दोनों जहां जहां रहेगा उन संबंधियों से वो भिन्न होता है और एक विशेष ज्ञान को उत्पन्न करता है, विशिष्ट ज्ञान का जनक। ज्ञान को दर्शन की भाषा में बुद्धि भी कहा जाता है। बात सुना गई? तो इस संबंध का लक्षण बता ही दिए हैं, तो उसको कंठ कर लीजिए। क्या लक्षण है? सब लोग लिख लीजिए। संबंधो ही अच्छा, रेड से नहीं दिख रहा है, मुझे लगा इससे दिखेगा इसलिए। चलो, संबंधो ही संबंधिभ्याम भिन्नः इष्टो सुन करके भी लिख लीजिए। संबंधो ही संबंधिभ्याम भिन्नो दृष्टो विशिष्ट बुद्धि नियामकश्च, विशिष्ट बुद्धि नियामकश्च। सुनकर लिखने वर्ड तो बच्चों के लिए होता है जी, वो तो हम लिख देते हैं क्योंकि ये शुद्ध ना लिखें। अब आप ग्रेजुएशन के छात्र हैं, सुन करके लिखा करिए शुद्ध। संबंधो ही संबंधिभ्याम भिन्नो दृष्टो विशिष्ट बुद्धि नियामकश्च, विशिष्ट बुद्धि नियामकश्च। सब लोग लीजिए। संबंधो ही संबंधिभ्याम, दिख रहा है? संबंधो ही संबंधिभ्याम भिन्नो दृष्टो विशिष्ट बुद्धि नियामकश्च। दृष्ट कहते हैं जो दो में हैं, द्वयोः तिष्ठति असौ दृष्टा, दो में रहे उसको कहते हैं दृष्ट। द्वयोः तिष्ठति असौ दृष्टा। तो संबंध क्या है? दोनों संबंधियों से अलग होता है। संबंधिभ्याम भिन्ना, और दृष्टा मतलब दो में रहे, और विशिष्ट बुद्धि नियामकश्च, ये संबंध का लक्षण है। कोई भी संबंध दुनिया का है, सब में ये लक्षण चाहिए। तो नियामक होता है, अभी हमने बताया कि इनमें संयुक्त है। एक बुद्धि मतलब ज्ञान, बुद्धि मतलब ज्ञान, विशिष्ट बुद्धि मतलब विशेष ज्ञान। तो विशेष ज्ञान का नियामक ये कैसे ज्ञान है? यहाँ एक घड़ा रखा तो घटवत भूतलम ये ज्ञान हो रहा है, मतलब घट विशिष्टो भूतलम। भूतल में घड़ा रखा हुआ है तो घटवत भूतलम ये जो ज्ञान हुआ तो घट विशिष्टो भूतलम। स्टैंड सामान्य था, अभी स्टैंड कैसा है? हस्त संयुक्त, तो एक विशेष ज्ञान। सामान्य तो ये हस्त ज्ञान हो रहा, लेकिन जब यहाँ रख दिए तो हस्त संयुक्त है ये स्टैंड, ऐसा ज्ञान आपको। तो विशिष्ट बुद्धि का नियामक उसको ज्ञान कराने वाला संबंध। अब संबंध है तो ये हम जान गए हैं कि संबंध के कितने संबंधी होते हैं जी? दो। उनका नाम है, कोई भी जगह हो उनका एक कॉमन नाम रख दिया गया। एक तो दो संबंधी हैं, उनमें से एक का नाम है प्रतियोगी। क्या नाम है? प्रतियोगी। और दूसरे का नाम है अनुयोगी। ये दो संबंधी रहे, एक प्रतियोगी कहलाएगा, दूसरा अनुयोगी कहलाएगा। ये दो संबंधी होते। कोई भी रहे, पिता और पुत्र के बीच में संबंध है, लेकिन जो जन्य जनक भाव संबंध है उस संबंध का एक क्या बनेगा? प्रतियोगी बनेगा, और दूसरा अनुयोगी। अब कैसे जानेंगे कौन प्रतियोगी है कौन अनुयोगी है? तो षष्ठी के स्थल में बहुत सरल है, जिससे षष्ठी विभक्ति आती है उस शब्द का जो अर्थ होता है वही क्या बनता है? प्रतियोगी बनता है। ये नियम है कि हमेशा प्रतियोगी वाचक शब्द से ही संबंध के दो संबंधी होंगे, प्रतियोगी अनुयोगी, उनमें
उनमें से जो प्रतियोगी वाचक शब्द होगा उसी से कौन व्यक्ति आती है? षष्ठी व्यक्ति आती। हमने कहा राज्ञः पुत्रः, क्या कहा? राज्ञः पुत्रः। अब यहाँ पर देखो राजा और पुत्र के बीच में एक संबंध है कि नहीं? कौन सा संबंध? भाव संबंध। उस संबंध का प्रतियोगी कौन है? राजा। राज्ञः प्रतियोगी नहीं है जी, राजा प्रतियोगी। और तदवाचक शब्द है राजन, उससे षष्ठी आई। तो जिस शब्द से षष्ठी आएगी उसका अर्थ प्रतियोगी होता है, संबंध शब्द के बीच में नहीं है। ये राजन शब्द और पुत्र शब्द के बीच में संबंध थोड़ी है। संबंध तो पुत्र व्यक्ति और राजा व्यक्ति के बीच में, संबंध तो व्यक्तियों के बीच में होता ना, शब्द के बीच में थोड़ी संबंध है। तो क्या समझे कि प्रतियोगी कौन है यहाँ? राजा। अनुयोगी कौन है? पुत्र। तो प्रतियोगी कैसे जाने? तो प्रतियोगी वाचक शब्द से भी हमेशा क्या आती है? षष्ठी विभक्ति। दशरथस्य पुत्रः कहे तो प्रतियोगी कौन है? अनुयोगी कौन है? पुत्र। मम हस्तः, प्रतियोगी कौन है? मम नहीं कहेंगे, अस्मत् पदार्थ। अस्मत् पदार्थ जो भी होगा, अभी हम कह रहे हैं तो अस्मत् पदार्थ हम, आप बोलेंगे तो अस्मत् पदार्थ आप ही हो जाएंगे। जो उच्चारण करता है वही अस्मत् पदार्थ होता है, जो अस्मत् शब्द का उच्चारण करता है वही अस्मत् पदार्थ कहलाता है। तो मम हस्तः, प्रतियोगी कौन है? अस्मत् पदार्थ। अनुयोगी कौन है? हस्तः। बात समझ आ गई? अब इतनी तो बात समझ में आ गई। अब षष्ठी के अर्थ संबंध है, इसका निश्चय करना है। अब देखो पुत्र हम हटा दें, मान लीजिए हटाने का कुछ है नहीं, ये पुत्र हटा दिए। अब राज्ञा हमें षष्ठी है, उसका अर्थ संबंध है, ये हमको पूरा 100% परफेक्ट है। षष्ठी का संबंध कौन सा संबंध है पता चल रहा है? अगर पुत्र रख दिए तो पता चल जाएगा कि नहीं? क्या? अगर यही पुरुष रख दिए तो क्या पता चल जाएगा? स्वस्वामी भाव, राजा उसका स्वामी है और वो स्वा है मतलब सेवक पुरुष। तो यहाँ पुरुष रख दिए तो क्या बन जाएगा संबंध? स्वस्वामी भाव संबंध का ज्ञान होता है। क्लियर हो गई? तो क्या समझ में आ रहा है कि जब तक कोई अनुयोगी वाचक शब्द ना आए तब तक षष्ठ्यर्थ संबंध का ज्ञान नहीं होगा। ये बात समझ आ गई कि नहीं? एक कॉन्सेप्ट हमारे सामने बन करके आ रहा है, एक नियम आ रहा है कि षष्ठी का अर्थ संबंध तो होता है और संबंध के दो संबंधी, प्रतियोगी और अनुयोगी। षष्ठी किससे आती है? प्रतियोगी वाचक से आती है। प्रतियोगी राजा है, राजा से के बगल में षष्ठी नहीं लटका सकते कि लिख करके डाल दीजिए षष्ठी उसके गले में, तदवाचक शब्द से आए। तो प्रतियोग षष्ठी किससे आना है? प्रतियोगी वाचक शब्द से। तो केवल प्रतियोगी वाचक शब्द षष्ठ्यंत रहे तो षष्ठ्यर्थ संबंध का निश्चय नहीं होगा। कब निश्चय होगा? जब अनुयोगी वाचक शब्द आए। क्लियर हो गए? जैसे हमने देखा केवल राज्ञा कहने पर राज शब्दोत्तर श्रूयमाण षष्ठी का कौन सा संबंध अर्थ है ये ज्ञात नहीं होगा। पुत्र आ गया तो जन्य जनक भाव, पुरुष आ गया स्वामी भाव संबंध, राज्ञा हस्त आ गया तो अवयव अवयवी भाव हो गए। तो ये अनुयोगी वाचक शब्द के आ जाने पर ही क्या होता है जी? वो षष्ठ्यर्थ संबंध का निश्चय होता है। इका हमें षष्ठी है प्रकट में आई, जिसके लिए हमने इतना प्रपंच किया। तो इका में ये बढ़िया से अभ्यास करिएगा ये सब, क्योंकि आगे भी सब हम ऐसे पढ़ाएंगे लेकिन वहां बार बार नहीं बताएंगे संबंध क्या है। तो इका में षष्ठी है, तरल से क्या है? संबंध। कहाँ संबंध है? यानी प्रतीयते। क्यों नहीं प्रतीत हो रहा? क्योंकि एक शब्द से षष्ठी आई है तो पता तो चल रहा है कि एक कैसा शब्द है? प्रतियोगी वाचक शब्द। ऐसा शब्द है और उसका जो अर्थ होगा एक का ई उ री री, वो सब क्या होगा? प्रतियोगी। तो अनुयोगी का ज्ञान नहीं है, इसलिए षष्ठ्यर्थ संबंध का भी ज्ञान नहीं हो पा रहा। बात समझ आ गई कि नहीं? इसलिए अनुयोगी को एक लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अनुयोगी वाचक शब्द को लाना पड़ेगा जिससे हम संबंध का निश्चय कर सकते हैं, नहीं तो अर्थ ही नहीं निकल पाएगा कुछ। षष्ठ्यर्थ संबंध का निश्चय ही नहीं हो पाएगा।
उसको लाने के लिए एक सूत्र है षष्ठी स्थाने योगा। क्या सूत्र है? षष्ठी स्थाने योगा। सब लोग लिख लीजिए, षष्ठी स्थाने योगा। स्थाने योगा नहीं, स्थाने, षष्ठी स्थाने योगा। ये नीचे वाला हटा दें। सूत्र है षष्ठी स्थाने योगा। देखो जी, ये जो आजकल अंग्रेजी वाले बोलते हैं ना योग को योगा, हमारे यहाँ पहले से कोई नया नहीं है। योगा षष्ठी स्थाने योगा, तो इसका अर्थ भी लिख लीजिए। ये सूत्र आप लोग नहीं पढ़े होंगे, इसलिए इसका अर्थ हम निकाल देते हैं। अनिर्धारित संबंध विशेषा या षष्ठी ये अर्थ है। अनिर्धारित संबंध विशेषा या षष्ठी तदंतम यत् पदम तत्पद घटिते शास्त्रे स्थाने इति पदम उपतिष्ठते। अनिर्धारित संबंध विशेषा या षष्ठी, थोड़ा सुनते भी रहिएगा क्योंकि लिखने में गड़बड़ भी हो सकता है, बोलने में ठीक रहता है क्योंकि हम लोग लिख के नहीं पढ़े हैं, बोल करके पढ़े हैं, इसलिए शब्दों में भी ध्यान दें। अनिर्धारित संबंध विशेषा या षष्ठी तदंतम यत् पदम तत्पद घटिते शास्त्रे स्थाने इति पदम उपतिष्ठते। इसलिए अब इसका अर्थ, षष्ठी का अर्थ क्या है? संबंध। संबंध बहुत सारे हैं, संबंध कहने से सब आगे। तो संबंध शब्द क्या है? कॉमन शब्द है, सामान्य शब्द। लेकिन जन्य जनक भाव ये भी संबंध को बताता है, ये कैसा है? विशेष संबंध को बताता है। जन्य जनक भाव जो है विशेष संबंध का होता है। तो यहाँ पर समास हुआ है, अनिर्धारितः संबंध विशेषः यस्याः षष्ठ्याः सा अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी। जिस षष्ठी के संबंध विशेष का निर्धारण नहीं हुआ, निर्धारण मतलब निश्चय, निर्धारण मतलब निश्चय, अनिर्धारित मतलब निर्धारित नहीं है, फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है। क्या? संबंध विशेष। संबंध है तो पता चल रहा है, लेकिन कौन सा संबंध है ये बात पता नहीं चल रही। तो क्या हुआ? अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी कहेंगे। क्या कहेंगे? अनिर्धारितः अनिश्चितः संबंध विशेषः यस्याः षष्ठ्याः सा षष्ठी अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी। क्लियर हो गया? और वह षष्ठी किसके अंत में होगी? उसको क्या कहते? तदंतम यत् पदम। तत् शब्द से किसको लेना? षष्ठी को। तो जो षष्ठी तदंतम यत् पदम, वो षष्ठी है अंत में जिसके ऐसा जो पद, उस पद से घटित जो सूत्र, शास्त्र मतलब सूत्र, घटित मतलब मिला हुआ जहां पर वो पद रहे। तो तदंतम उस षष्ठ्यंत जो पद, उस पद से घटित जो शास्त्र, उस शास्त्र में स्थाने इस पद की उपस्थिति हो जाती है।
वहां पर यह स्थाने पद पहुंच जाता है। जहां कहीं भी ऐसी षष्ठी दिखेगी, ऐसी षष्ठी अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी, जहां कहीं भी दिखेगी तदंत जो पद, उस पद से घटित शास्त्र में स्थाने इस पद की उपस्थिति, समझा गया? स्थानीय पद को ये पहुंचाता है, क्या करता है? परिभाषा जो है स्थानीय पद को पहुंचा देती है। तो यहाँ देखो कहा में षष्ठी है कि नहीं? इस षष्ठी के संबंध विशेष का निश्चय है नहीं। कैसी षष्ठी है? अधिकारिक संबंध विशेषा षष्ठी है। तदंत पद क्या हो गया? इकाह पद। तदंत षष्ठी अंत में जिसके, तो पहले षष्ठी पकड़ना है। अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी कौन है? इकाह नहीं जी, एक शब्दोत्तर श्रूयमाणा षष्ठी। क्या कहेंगे? एक शब्दोत्तर श्रूयमाणा, एक शब्द के उत्तर में, मतलब बाद में सुनाई देने वाली। तो अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी कौन है? एक शब्दोत्तर श्रूयमाणा षष्ठी। क्लियर हो गया? तदंत पद क्या है? इकाह पद। उस इकाह पद से घटित शास्त्र कौन है? वो यणचीय शास्त्र। इस शास्त्र में स्थानीय पद की उपस्थिति हो जाएगी। हो गई कि नहीं? तो क्या बन गया? अरे अभी रुको, अभी तो इतना ही आया। ये पता चल गया कि नहीं कैसे आया, स्थानीय क्यों आया ये भी जान गए। क्योंकि षष्ठर्थ संबंध का निश्चय नहीं हो पा रहा था। क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि कोई अनियोगी वाचक शब्द नहीं। अतः अनियोगी वाचक शब्द को लाने के लिए स्थानीय पद को हमने रखा। कहाँ स्थानीय आता है? तो जहां कहीं भी अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी दिखेगी, वो षष्ठी जिसके अंत में है ऐसा जो पद, उस पद से घटित शास्त्र में स्थानीय पद की उपस्थिति होती है। यहाँ पर हमने देखा एक शब्दोत्तर जो श्रूयमाणा षष्ठी है, गस रूपा षष्ठी, वो क्या है? अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी है। तदंत पद हो गया इकाह ये पद। उस इकाह पद से घटित शास्त्र है वो यणचीय शास्त्र। उस शास्त्र में स्थानीय का जो उपस्थिति हो गया। समझा गया? तो स्थानीय जब आ गया इक स्थाने, ऐसा क्लियर हो गया? इक के स्थान में यण पहले से है, उसको हम यण को उठा करके यही। और एक स्यात् क्रिया, क्योंकि क्रिया कुछ नहीं दिख रही है सूत्र में। कहा यण अची स्थाने आ गए, लेकिन कोई क्रिया है नहीं है। और नियम क्या जानते हैं हम लोग? सर्वं वाक्यम क्रियायाम परिसमाप्यते। जब तक क्रिया का उच्चारण ना किया जाए तब तक वाक्य का ठीक से अर्थ समझ में नहीं आता। जैसे हमने कहा आज हम भोजन, अभी आपको चक्कर में पड़ गए, भोजन किए हैं कि नहीं किए हैं, करेंगे कि नहीं करेंगे, बहुत सारा संदेह मन में आ जाएगा कि नहीं। और हम कह दे आज हमने भोजन किया है, अर्थबोध हो गया कि? तो या जब तक क्रिया नहीं बोलेंगे तब तक वाक्य का अर्थ समझ में नहीं आता। इसलिए यहाँ पर क्रिया नहीं दिख रही है। सर्वम वाक्यम क्रियायाम परिसमाप्यते नियम के अनुसार स्यात् इस क्रियावाचक पद को भी रख दिया। ठीक है? अच्छी पहले से है। इक स्थाने यण स्यात् अच्छी। एक सूत्र संहितायाम। क्या सूत्र है? संहितायाम। संहितायाम यही हम लिख देते हैं। संहितायाम। संहितायाम सूत्र का यहाँ अधिकार आया है। क्या हो रहा है? अधिकार आया। अधिकार कहते हैं उत्तरोत्तर संबंधा। आगे जब कोई सूत्र आएगा तो विशेष चर्चा करेंगे। बाद वाले जो सूत्र हैं उनके साथ संबंध होने को क्या कहते हैं? अधिकार। उत्तरोत्तर संबंधोधिकार। तो यहाँ पर संहितायाम का अधिकार आ रहा है। तो संहितायाम ये सूत्र ही पूरा आकर के बैठ गया। जैसे हम कारक पढ़ते हैं तो वहां सब जगह कारक आ जाता है, अथवा अनवीते आ जाता है तो अनवीते कर्मणि द्वितीया, अनवीते कर्तरि करणे अनुक्ते कर्तरि करणे च तृतीया, ये सब आ रहा है कि नहीं? ऐसे संहितायाम का अधिकार है। तो प्रत्येक सूत्रों में संहितायाम का संबंध अब होगा। संहितायाम में सप्तमी विभक्ति है। क्या विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी 3 प्रकार की होती है। यहाँ विषय सप्तमी। कौन सप्तमी है? विषय। इसको वैषयिक सप्तमी कहते हैं। 3 प्रकार की है ना? औपश्लेषिक, वैषयिक सप्तमी है। इसलिए सप्तमी का अर्थ हो जाएगा विषय। क्या अर्थ हो गया? विषय। क्या बन गया? पूरा वृत्ति बन गई। इक स्थाने यण स्यात् अच्छी संहितायाम।
क्लियर हो गया? सुधीर पास रुक जाओ, सुधीर पास तो स्थल है, उसको छोड़ दो। सुधीर पास 2-4 दिन लगे, लेकिन अभी वृत्ति बन गई कि नहीं? इका स्थाने जन स्यात् अच्छी संहितायाम, कैसे ये बनी है इसका हम लोगों ने विचार भी किया। अब थोड़ा सा अर्थ का विचार करते हैं। इसका अर्थ क्या है? तो देखो, एक सामान्य सा ट्रिक जान लीजिए। ट्रिक ये है कि कोई विधि सूत्र अगर आपको मिल गया, विधि सूत्र में जो प्रथमांत रहता है वो जो है विधेय रहता है। प्रथमांत पद विधेय, हाँ, विधेय बोधक रहता है। जो प्रथमांत पद दिखेगा उसी के अर्थ का विधान किया जाए। ये एक सामान्य नियम विधि शास्त्र में। प्रथमांतत्वेन जिसका निर्देश किया गया है, तदबोध्य जो अर्थ होगा वो क्या होगा जी? विधेय होगा, उसका विधान किया। और जो षष्ठ्यंत रहेगा उससे किसका बोध होता है? स्थानी का। समझा गया? और सप्तम्यंत से अथवा पंचम्यंत से निमित्त का बोध होता है। उसका बोध होता है निमित्त का। इससे सप्तम्यंत अथवा पंचम, प्रायः सप्तम्यंत ही मिलता है व्याकरण में, वहीं कहीं पंचम्यंत भी है। इसलिए यहाँ देखो विधि सूत्र है इक्वलिटी, विकास षष्ठ्यंत है, इसलिए क्या पता चल रहा है कि ये स्थानीय का बोधक है। क्या पता चल रहा है? स्थानीय का बोधक है। षष्ठ्यंत जो होता है वो स्थानीय का बोधक होता है। और यण जो है प्रथमांत है, ये विधेय है, विधान कर रहा है, आदेश। यहाँ पर जो है आदेश समझ लीजिए, तो ये आदेश का बोधक है। अचि सप्तम्यंत है तो निमित्त को बताता है। क्लियर हो गया? तो इक के स्थान में यण होता है अच के रहने पर। परे छोड़िए, परे नहीं, परे लिखा है क्या? नहीं लिखा है। अच के होने पर, ऐसा ही इक के स्थान में यण होता है अच के रहने पर और संहिता का विषय हो तो। संहिता मतलब अरे बोलो, अर्थमात्राधिक काल व्यवधान शून्यत्वम। कंठ नहीं कर रहे हैं, हम ये लिखाना बंद कर देंगे। जैसे गधे बच्चे हमको नहीं चाहिए, सब तैयार करिए। हम पढ़ा रहे थे, बहुत परिश्रम से पढ़ाते, नहीं पढ़ाते होते तो अभी घूमते रहते इधर उधर, कोई पढ़ाने वाला नहीं है। क्या समझे? 2 मिनट भी नहीं लगता इक्वलिटी सूत्र के अर्थ बता करके हमको आगे निकलने में। हमने 1 घंटा क्यों लगाया? क्योंकि आपकी बुद्धि का विकास केवल यही किस स्थान में यण होता है हम पहले बता सकते, लेकिन क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ग्रेजुएशन के आप छात्र हैं और इसका उद्देश्य क्या है कि जो आप पहले से जानते हैं उसके अर्थ का विकास। 3 प्रकार का लेवल होता है छात्र। पहला लेवल होता है स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल। उसमें बच्चे बस कंठ कर सकते हैं, ज्यादा उनको कंठ करने की शक्ति ज्यादा रहती है, समझने की शक्ति ज्यादा नहीं रहती। वो स्मृति लेवल, स्मृति स्तर, हिंदी में स्मृति स्तर। उसके बाद जो बीच की अवस्था होती है जो आपकी है, उसको कहते हैं अवबोध स्तर। ये इसमें आप समझने की क्षमता ज्यादा रहती है, रटने की अपेक्षा। जो समझने के लिए बच्चे भी चाहते हैं कि हम समझें उसको, जो रटे हैं उसका मतलब क्या है ये जाने, तो इसको कहते हैं अवबोध। बाद में फिर जो चिंतन स्तर आता है, जब आप पीएचडी करेंगे तो उसमें लिखना, पुस्तक में क्या लिखा है ये दोनों हो जाता है। पुस्तक में क्या लिखा है उससे मैं नहीं देखता। हम लोग जो पढ़ते हैं, विचार करते हैं, तो पुस्तक देखने की आवश्यकता नहीं होती। तो एक लाइन देख लिए, उसी में चिंतन, जितना लिखा है वो तो है ही, अपने से चिंतन करना। तो चिंतन स्तर होता है वो बाद का। लेकिन जब आप समझेंगे ही नहीं तो खाक चिंतन करेंगे। तो पहले इनको समझिए, ये जो हम बता रहे हैं सब नियमों को कंठ करिए। इन्हीं नियमों का परिष्कार आप बड़े ग्रंथों में पढ़ेंगे। तो व्याकरण के छात्र उनसे विशेष समझ हैं, और सबको ही कंठ करोगे तो नुकसान नहीं है, क्योंकि साहित्य और दर्शन में भी ये बहुत उपयोगी है। जो आप आगे पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे। हमारे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो साहित्य के थे अथवा दर्शन के थे, वो 2-3 साल लघुकुंदी पढ़े, आज बीएड करने गए हैं, कोई कहीं है, तो सब तारे की तरह, तारा कहना छोटा है, सूर्य की तरह चमकते हैं। उन्होंने व्याकरण नहीं पढ़ा है, और वो सारे विद्यार्थी लघुकुंदी पढ़ाने में समर्थ हैं, व्याकरण के नहीं।
और हम कह सकते हैं कि बहुत सारे व्याकरण के ऐसे विद्यार्थी हैं जो व्याकरण से आचार्य शास्त्री किए होंगे, वो जो इसे लघु पंक्ति नहीं पढ़ा सकते, जैसे वो विद्यार्थी हमारे साहित्य वाले पढ़ाते हैं। आपको परीक्षण करना हो तो एमए फैकल्टी में चले जाइए, कहीं आर्ट्स फैकल्टी में एमए कर रहे हैं कई सारे विद्यार्थी, साहित्य के मिलेंगे, लेकिन उनको सब कहते हैं कि आप व्याकरण के, क्योंकि उन्होंने व्याकरण पढ़ा। तो आप परिश्रम करके तैयार करेंगे, और साहित्य की पंक्तियों को लगाने में जितना व्याकरण उपयोगी है उतना कोई नहीं। ये तो प्रदीप है, प्रदीपः सर्व विद्यानां कहा गया। जितनी भी संस्कृत विद्या है उसको लाइट दिखाने का काम कौन करता है? कमरे में सारी सामग्री पड़ी हो, लाइट नहीं रहेगी तो देख सकते हैं? श्लोक में सारा अर्थ नहीं है, लेकिन उसको दिखाएगा कौन? व्याकरण। पद पदार्थ का ज्ञान है तो अर्थ को आप समझ सकते हो। व्याकरण को क्या कहा गया है? प्रदीपः सर्व विद्यानां, सारे विद्याओं का ये क्या है? प्रदीप है, मतलब प्रकाशक, ये अर्थ को बताता। तो व्याकरण में जितना श्रम करेंगे सबके लिए उपयोगी है। बच्चे कुछ सोच रहे होंगे कि हम तो साहित्य के हैं, हम तो दर्शन के हैं, इतना व्याख्यान क्या जरूरी है? अत्यंत जरूरी है, और व्याकरण वाले छात्रों से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि व्याकरण में तो इसका उपयोग नहीं है। उपयोग तो अप्लाई हम कहाँ करते हैं रूल को? साहित्य। तो क्षेत्र आपको मालूम है, यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। हम लोगों को भी जब होता है कि भाई साहित्य देखते हैं तभी इनका उपयोग समझ में आता है। ज्यादा से ज्यादा श्रम करिए, सारे नियमों को ग्रहण करिए। चलिए, तो क्या बता रहे थे? संहितायाम। तो क्या समझ में आया कि संहिता मतलब क्या है? अर्धमात्राधिक काल व्यवधान शून्यत्वम्, यही संहिता। अर्धमात्राधिक काल व्यवधान शून्यत्वम् संहितात्वम्। अर्धमात्रा का व्यवधान तो कंपलसरी, उससे अधिक का व्यवधान ना होना ही संहिता। जहाँ संहिता की विषयता रहेगी, संहिता रहेगी, वहीं पर क्या होता है जी? ये जो है संधि कार्य करना है। ये रोगे एक स्थाने यण स्यात् अचि संहितायाम विषये, ऐसा जो है ये वृत्ति बनती। स्थान का मतलब वस्तुतः है प्रसंग। स्थान का मतलब क्या है जी? प्रसंग। मतलब एक के प्रसंग में यण का उच्चारण करना चाहिए, इतना ही तात्पर्य। क्योंकि अभी हम बताते हैं, ये जब मान लीजिए ई है, उसको हटा करके क्या कर दिए? या कर दोगे, तो ई गायब हो गए कि नहीं? गायब हो गए मतलब नष्ट हो गया। नष्ट हो गया तो हमारा जो सिद्धांत है व्याकरण का, वो सिद्धांत भंग हो गया। व्याकरण का सिद्धांत है कि शब्द क्या होते हैं? नित्य होते हैं। नित्य होते हैं, कभी शब्द नष्ट नहीं होते, कभी शब्द उत्पन्न नहीं होते। तो शब्द नित्य हैं, ये व्याकरण का सिद्धांत। नैयायिक लोग मानते हैं कि शब्द अनित्य होते हैं, उनकी अलग प्रक्रिया है, कभी हम स्वतंत्र बनाएंगे। इसलिए वस्तुतः इनके स्थान में कहना, स्थान का मतलब क्या है? भट्टोजी दीक्षित कहते हैं सिद्धांत कुंजी के मूल में ही, स्थानंच प्रसंगः। स्थान मतलब प्रसंग। इसलिए स्थाने अंतरतमा में क्या लिखा है? प्रसंगे सति। जो प्रसंगे किसका अर्थ है जी? स्थाने। तो स्थान मतलब प्रसंग। तो इक के प्रसंग में क्या कर देना चाहिए? अभी चलो जो आप जानते हो यही अर्थ करते हैं, इक के स्थान में ये शब्द को अनित्य मान करके विचार किया जाए। स्थान अर्थ किस पक्ष में है? शब्द अनित्य है, इस पक्ष में जो है स्थाने, इसके स्थान में होता है, नित्यत्व पक्ष में नहीं। चलिए, इक के स्थान में यण होता है अचि सति, अच के होने पर संहिता का विषय रहे। तो हम थोड़ा सा उदाहरण पर विचार कर लेते हैं। समय कितना? 12 हो गया। थोड़ा सा बस 1 मिनट आप कीजिए। उदाहरण देखिए, सुधी उपास्या, शुद्ध उपास्या बनाना कैसे बनेगा? तो यहाँ समास है। क्या समास है जी? उपास्या। क्लियर? ऐसे समास करना, सुधी भी उपास्या। तो सुधी भी उपास्या, इस प्रकार तृतीया तत्पुरुष समास यहाँ पर करना। इधर तृतीया तत्पुरुष समास करने वाला एक सूत्र है, कर्तृकरणे कृतावगमनम्। क्या सूत्र है? कर्ता अर्थ में जो तृतीया अथवा करण अर्थ में जो तृतीया, तदंत जो पद, उसका कृतंत प्रातिपदिक प्रत्येक समर्थ सुबंध के साथ समास होता है।
शब्दों से घबराइए मत। अब हम लोग क्या अर्थ करने का यही तरीका है, धीरे धीरे आपको आ जाएगा, पंच संधि होते होते बहुत सारा आ जाएगा कैसे सूत्रों का अर्थ किया जाए। तो सुधी भी उपास्य, सुधी भी में कर्ता में तृतीया, सुधी करता है ना, तो सुधी भी में कर्ता में तृतीया है, तदंत पद हो गया सुधी भी, मतलब सुधी भिस, अलौकिक विग्रह क्या होगा, सुधी भिस, और उपास्य सु। इस अवस्था में कर्तृकरणे कृताभूलम से समास किए, समास होने के बाद जो है कृत तद्धित समासाश्च से समास क्या होगी, प्रातिपदिक के, ये पूरा प्रातिपदिक हो गया इतना बड़ा, सुधी भिस उपास्य सु पूरा प्रातिपदिक है, उसके जो पार्ट हैं अवयव हैं भिस और सुख, तो प्रातिपदिक के अवयव जो सुख होते हैं उनका सुको धातु से लुक हो जाता है। क्या सूत्र है, सुको धातु प्रातिपदिकयोः, सुको धातु प्रातिपदिकयोः से प्रातिपदिक के अवयव तथा सुख धातु के अवयव सुखों का लुक हो जाता है। तो यहाँ प्रातिपदिक संज्ञा का पूरा, उसके अवयव का सुख, अवयव जो सुख हैं उनका लुक हो गया, तो क्या बचेगा, केवल लुक, सुधी उपास्य, यही बचेगा। तो वही लिखा सुधी उपास्य इति स्थिते, ऐसी स्थिति यहाँ हो गई। अब यहाँ पर यण करना है, इक के स्थान में करना है, ये भी इक है, ये भी इक है, ये भी इक है, तीन इक मिल रहे हैं, किस इक के स्थान में किया जाए, एक संदेह खड़ा हो गया, या अव्यवस्था बन गई। अब इसको जहाँ होटल में कुछ गड़बड़ी होती है तो किसको बुलाया जाता है, मैनेजर को बुलाया जाता है, तो मैनेजर को बुलाओ। तो यहाँ पर भी व्याकरण शास्त्र का मैनेजर होता है विधि सूत्र, परिभाषा कौन होता है, जो गड़बड़ी होने पर, अव्यवस्था फैल जाने पर व्यवस्था बनाने का काम करता है, तो क्या कहते हैं, परिभाषा। अव्यवस्था हो रही, तीन तीन इक दिख रहे हैं, किस इक के स्थान में यण किया जाए, सब जगह अच्छा इक से इसको ले लिया जाए तो ये अच्छा मिल गया, इक से इसको ले लें तो ये अच्छा मिल गया, इसको ले लें तो यहाँ भी अच्छा है। इस प्रकार किसको एक शब्द से लिया जाए, ये अव्यवस्था है, उसके संपादन करने के लिए अग्रिम परिभाषा आ रही है, तस्मिन् परिभाषा को भी पढ़ेंगे और उसके बाद पुनः इक्वलिटी के अर्थ को परिवर्तन करेंगे, जैसे हम कल की कक्षा में